आपने प्रैक्टिकल कर लिया है उस चीज़ का, तो आप चैट सेक्शन में ओके लिख के या कुछ भी लिख के आप एक बार टाइप करके बता दीजिए, तो हम आपको कंफर्म हो कि हाँ आपने प्रैक्टिकल करा है। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो कल के सेशन से रिगार्डिंग या फाइल या डायरेक्टरी मैनेजमेंट या टर्मिनल एक्सेस करने में अभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप अभी भी चैट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम जब तक सब लोग ऐड हो रहे हैं, जब तक हम आपको बता देते हैं कि आपकी क्या एरर आ रही है। तो ऐसा लगता है कि किसी को कोई एरर नहीं है, एवरीथिंग वाज फाइन। तो अपन सबसे पहले एक बार टर्मिनल एक्सेस करके देखते हैं कि अपना टर्मिनल एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैं विंडोज 10 यूज़र हूँ, तो मैं पावर शेल के थ्रू इसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो जैसे कि अपन ने देखा था एसएसएस, अपन ने कल सीखा ही था कि अपन कैसे इसको कर सकते हैं। तो अपन अब कहाँ पे आ गए, अब अपन अपने टर्मिनल पे आ गए, वर्क स्पेस पे आ गए। तो एक बार आप लोग भी सब टर्मिनल को एक्सेस कर लीजिए, जो क्या हो आप सब भी हमारे साथ कर सके कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है आपके भी। जब तक सब लोग और भी ऐड हो रहे हैं, तो उनका भी अपन वेट कर लेते हैं 2 मिनट और। स्टूडेंट जिसने भी AWS का अकाउंट बना दिया है वो प्लीज चैट में यस लिखो। अगर आप लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये वीडियोस बाद में यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो अगर आपको इस लाइव सेशन में अगर कुछ समझ में नहीं आता है या समथिंग आप कहीं अटक रहे हो, तो आप पर्सनली तो कांटेक्ट कर ही सकते हैं हमारे को, हम आपको हाथ हाथ रिप्लाई देंगे। और अगर आप पर्सनली नहीं करके आप एक बार वापस देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे अपनी वीडियो अवेलेबल है, एसएनटी क्लब नाम का हमारा चैनल है, तो वहाँ पे आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी उसी डे। और आपको इसके नोट्स हम प्रोवाइड कर ही देते हैं, और क्यूज आपको डेली से डेली देना है। तो क्यूज का फायदा ये होता है कि जो भी आपने कमांड सीखी या जो भी आपने कोई चीज़ प्रैक्टिस करी है, तो उसका आपको पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ मुझे आती है या नहीं आती है। सिंपल एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो प्लीज़ क्यूज को ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो उससे सर्टिफिकेशन भी डिपेंड करता है कि जिसने जो क्यूज दी है उससे सर्टिफिकेशन डिपेंड करता है। तो आई थिंक सो के ऐड हो चुके हैं सब लोग। तो अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के अपन सेशन में सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आज अपन सेशन में क्या सीखेंगे, क्या चीज़ें नहीं सीखेंगे, और क्या क्या हैक्स है जो अपन परफॉर्म करेंगे आज के टाइम पे। तो जैसे कि आज का अपना टॉपिक है पैकेज मैनेजमेंट। तो अपन सबसे पहले अपन पैकेज मैनेजमेंट सीखेंगे कि पैकेज मैनेजमेंट होता क्या है, ये लिनक्स में क्यों इम्पोर्टेंट है और कितना बड़ा टॉपिक है ये, उसके बारे में सीखेंगे। उसके बारे में अपन ने जैसे कल फाइल और डायरेक्टरी मैनेजमेंट सीखा था, तो उसके अंदर अपन ने सब क्रिएट करना, रिमूव करना, उसको एडिट करना, वो चीज़ें सीखी थी। बट अपन को ये नहीं पता कि अगर मेरे को एक डायरेक्शन से या एक पाथ से मेरे को दूसरे पाथ पे फाइल को ट्रांसफर करना है या कॉपी करना है, तो वो चीज़ मैं कैसे करूँ। तो आज अपन वो भी सीखेंगे, ठीक है, उसको कैसे करना है, क्या करना है। तो आज का अपने टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हुआ, पैकेज मैनेजमेंट। फाइल को कॉपी करना है और मूव करना है। और अगर उसके बाद में अपने पास में टाइम बचता है, कि अपनी टाइम लिमिट नहीं हो पाती कंप्लीट और टाइम बचता है अपने पास में, तो अपन उसके बाद में परमिशन मोड का थोड़ी थ्योरी पार्ट भी अपन देखेंगे कि परमिशन मोड क्या होते हैं और कैसे अपन यूजर को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि परमिशन मोड इज ए ह्यूज टॉपिक। क्योंकि आपको कोई भी चीज हो, आपको सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इन योर लैपटॉप और समथिंग। आप कहीं भी हो, आप हर जगह पासवर्ड लगाते हो, आप परमिशन सेट करते हो कि कोई आपकी ये चीज अकाउंट पे एक्सेस नहीं कर ले या आप वो चीज नहीं कर ले। तो परमिशन इज मोस्ट वाइड टॉपिक इन लिनक्स। तो अपन अगर आज अपने पास में टाइम रहा, तो अपन एक बार उसका ब्रीफ देखेंगे। और अगर टाइम नहीं रहा, तो कल का अपन पूरा दिन उसको डेडिकेट करेंगे परमिशन मोड के लिए।
तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ऐड हो चुके हैं सब लोग, तो अभी अपन ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे दिया, तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको आज का टॉपिक बताया था पैकेज मैनेजमेंट। तो अपन नाम से क्या समझ रहे हैं, पैकेज को मैनेज करना इन शॉर्ट ये चीज़ है। तो व्हाट इज मीन बाय पैकेज, आई थिंक सो ऑल आर विंडोज यूजर। तो विंडोज यूजर में अपन क्या करते हैं, अगर जिसमें कोई भी रिक्वायरमेंट होती है या मेरे को कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है तो मैं उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ। सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, एक तरह से वही होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम बोल सकते हो आप। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वही लिनक्स के अंदर क्या नाम होता है उसका, पैकेज होता है। अगर आपको और अच्छे से समझो तो पैकेज, जैसे कि आप रियल टाइम एग्जांपल लेके देखो, जैसे कि आप कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हो समथिंग, तो उसका पैकेज नहीं लेते कि डे नाइट का पैकेज कि आपके कितने दिन का हुआ क्या हुआ, तो उसमें क्या होता है सब कंबाइन होता है। पैकेज भी डिफाइन होते हैं कि भाई कैसे कैसे, तो सारी चीजें कंबाइन होती है। तो वैसे ही लिनक्स के अंदर पैकेज मैनेजमेंट होता है। जैसे आप कोई भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, तो सॉफ्टवेयर को इधर अपन क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं। और पैकेज क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। आई होप सो पैकेज समझ में आ गया होगा सबको कि पैकेज क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में आ जाए तो आप चैट पे एक बार लिख लिया करो ओके, या नहीं समझ में आया तो मैं उसको वापस रिपीट कर सकूँ। तो बहुत इंटरेक्टिव रहेगी क्लास, तो मुझे भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। तो जैसे कि अपन ने सीख लिया है पैकेज मैनेजमेंट, अपन ने सीख लिया कि पैकेज मैनेजमेंट नहीं सीखा है, पैकेज क्या होता है अभी तक अपन ने ये सीखा है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द पैकेज मैनेजमेंट कंसेप्ट। तो अपने लिनक्स में जैसे अपन विंडोज देखते हैं, तो विंडोज के अंदर आप लोग अगर मुझे बताओ कि अगर अपन कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या अपन कोई भी सेटअप करते हैं, तो वो फाइल किस फॉर्मेट में होती है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है। आई होप सो आप सबको पता होगा कि उसका एक्सटेंशन जो पीछे होता है डॉट के बाद में, वो क्या होता है, वो डॉट ई फाइल होती है, मतलब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। हाँ देखो सबके आंसर आ रहा है, ऋषि सोनी, और सबके बहुत इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है। तो डॉट ई फाइल होती है, तो मतलब क्या होता है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। वही अगर अपन लिनक्स में देखें तो लिनक्स के अंदर उसका एक्सटेंशन होता है डॉट आरपीएम। तो आरपीएम का मतलब क्या हुआ, रेड हैट पैकेज मैनेजमेंट। ओ तन्नू अग्रवाल नो डॉट आरपीएम। सो अपन को ये चीज पता है कि डॉट आरपीएम, आरपीएम क्या, रेडेड पैकेज मैनेजर, मतलब एक तरह से वो पैकेज को मैनेज करेगा। अब कोई भी हो, आप अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो या आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, तो आपको उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना, कि आप उसको मैनेज करो, आप उसको कैसे यूज करो। ऐसा तो नहीं होता कि आपने सिर्फ डाउनलोड करके रख लिया और आपको उसको मैनेज करने की नीड नहीं हो। आई नो कि ये सारे कंसेप्ट सबको क्लियर होगा कि अपन को सॉफ्टवेयर को मैनेज करना पड़ेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं, अब कमांड के थ्रू अपन देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे अवेलेबल है या नहीं है, या मतलब वो पैकेज अपने पास में अवेलेबल है कि नहीं है। तो अपन सिंपल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अपन ने कल टेक्स्ट एडिटर देखा था विम। जब मैंने आपको कमांड बताई थी यम इंस्टॉल, अपन इंस्टॉल करा था उसको, तो वो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आज बताऊंगा। तो उस चीज को अपन वापस स्टार्टिंग से देखते हैं कि विम कैसे अपन ने डाउनलोड करा। विम एक तरह से पैकेज है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपने सिस्टम पे विम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। उससे पहले एक और चीज, अगर आप इधर देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, EC2 यूजर एट द रेट IP। मतलब अपन कौन सी यूजर पे है अभी, EC2 यूजर पे। और मैंने आपको कल क्या बताया था, अगर आपको कोई भी चीज डाउनलोड करनी है, आपको कोई भी चीज इंस्टॉल करनी है, या आपको कुछ भी चीज करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस आपको रिक्वायर्ड होती है। अगर आपके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस नहीं होती है तो आप कोई भी चीज एक्सेस या इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, जो परमिशन आपको नहीं दे रहा है। क्लियर। तो ये चीज से आप क्या सीख पा रहे हो कि लिनक्स कितना सिक्योर है, कि आप कोई भी एक्सटर्नल यूजर से आप कोई भी चीज इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, आप कोई भी चीज डाउनलोड नहीं कर पा रहे। तो ये चीज बहुत सिक्योर है, एक तरह से एडवांटेजेस है लिनक्स का, कि आप बहुत सिक्योर है कि आप दूसरे यूजर से कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो अपन सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव इसको प्रिविलेजेस प्रोवाइड कराएंगे, इसके लिए अपन कमांड चलाएंगे sudo -i। आई विल राइट sudo स्पेस -i, एंटर, प्रेस एंटर। जैसे ही अपन ने एंटर करा तो अपन क्या देख रहे हैं, जहाँ अपना EC2 यूजर था वहां पे अपना क्या आ गया, रूट आ गया। रूट एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होता है इसके अंदर, लिनक्स के अंदर, जिसके पास में सारी प्रिविलेजेस होती है। तो अपन अब किस पे आ गए, रूट पे आ गए हैं। अब अपन देखते हैं कि अपने पास में विम पहले से इंस्टॉल है कि नहीं है। तो अगर अपन को विम देखना है कि वो पहले से इंस्टॉल है कि नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अपन उसको क्योरी कर रहे हैं, कि अपन उसको पूछ रहे हैं भाई सिस्टम तो मुझे बता कि मेरे पास विम है कि नहीं है। तो उसके लिए अपन कमांड लिखेंगे आरपीएम स्पेस -q। और जैसे कि अपना पैकेज का नेम भी विम है, तो अपन स्पेस विम टाइप करेंगे। जैसे ही अपन प्रेस करेंगे एंटर, तो अपन देख रहे हैं कि विम पैकेज विम इज नॉट इंस्टॉल।
मतलब अभी अपने पास में पैकेज विम अवेलेबल नहीं है सिस्टम के ऊपर। तो अपन ने इसमें क्या देखा, अगर आप इस कमांड के ऊपर एक मिनट कर्सर ले जाके आपको बता दो, तो अपन देख रहे हैं कि अपन आरपीएम एक तरह से कमांड है, मतलब रेड हैट पैकेज मैनेजर, फिर हाइफन क्यू। जैसे मैंने आपको कल मैनुअल कमांड बताई थी, तो मैनुअल कमांड में अपन ने डिफरेंट ऑप्शंस देखे थे। तो हाइफन क्यू क्या है, एक ऑप्शन है, मतलब वो बता रहा है कि आपको क्वेरी कर रहे हो आप उससे रिगार्डिंग, और क्या क्वेरी कर रहे हो कि पैकेज विम इंस्टॉल है या नहीं है। तो उसका आंसर आपके पास में आ गया, पैकेज विम इज नॉट इंस्टॉल। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। अब इंस्टॉलेशन का देखते हैं अपन इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो उसके लिए अपन कमांड लिखेंगे यम इंस्टॉल और स्पेस और पैकेज नेम, जो अपना पैकेज नेम है विम, प्रेस एंटर। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके पास में ये जैसे ही अपन ने यम इंस्टॉल विम करा, तो अपने पास में एक डिटेल आई है जिसमें क्या लिख रखा है, पैकेज एक तरह से टेबल है, पैकेज, आर्किटेक्चर, वर्जन, रेपोजिटरी और साइज। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि अपन इंस्टॉल क्या कर रहे हैं, विम एनहेंस इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज। अब आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन इंस्टॉल क्या कर रहे हैं, सिम विम, बट ये डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल कर रहा है। इसलिए अपन यम यूज करते हैं। अपन इंस्टॉल करने में आरपीएम के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है कि अगर आपके साथ में, जैसे आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, जैसे आप विंडोज पे हो, आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, तो कई बार आपके पास में एरर नहीं आती कि डॉट नेट आपके पास में मिसिंग है या आपके पास में कोई फ्रेमवर्क मिसिंग है। आई होप सो अगर आपने यूज करा तो किसी ना किसी की एरर आई होगी है। तो मेरे को चैट बॉक्स पे पता लग सकता है कि किसी के एरर आई है कभी के नहीं आई है, कि आपके पास में फ्रेमवर्क मिसिंग है या आप में ये फाइल मिसिंग है या आपके डीएलडी आई है। तो वो चीजें क्या होती है कि वो सारी चीजें डिपेंडेंट होती है, कि हाँ, ये डीएलएल फाइल बहुत बड़ी लाइब्रेरीज होती है, बहुत जगह आती है। अगर आप कभी पाइथन इंस्टॉल करते हो, समथिंग कुछ करते हो, तो डीएलएल फाइल मोस्टली सब जगह एरर आता है कि डीएलएल फाइल इज मिसिंग। तो ये चीज आपको क्या बता रहा है कि मतलब आप अगर एक पैकेज डाउनलोड करते हो या आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें कनेक्टिव रहती है। यू नो कि ऐसा नहीं होता कि मैंने सिर्फ एक पैकेज डाउनलोड कर लिया तो मेरे सारे पैकेजेस डाउनलोड हो गए। नो, इट नॉट लाइक दैट। तो अपन को उसके लिए डिपेंडेंसीज भी रिसॉल्व करनी पड़ती है। आई होप सो इतना क्लियर होगा सबका। हाँ, तो जैसे कि मेरे को मिल रहा है, रेस्पॉन्स मिल रहा है, ये बहुत इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है। कि आप रिप्लाई कर रहे हो तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, यस 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 रिप्लाई आ रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यम कमांड से अपन ने क्यों इंस्टॉल करा, यम कमांड से इंस्टॉल करा, तो ये क्या कर रहा है, साथ में इंस्टॉल क्या कर रहा है, डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल कर रहा है। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि आर्किटेक्चर कौन सा है। आर्किटेक्चर में क्या बता रहा है, क्रॉस 8664, मतलब मेरा सिस्टम कौन से बाइट का है, 64 बिट का है। अगर आपके 32 बिट है तो वो 32 बिट के अकॉर्डिंग लेगा। वो जब आप इंस्टॉल करोगे समथिंग, जैसा आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट होगी आपके उस हिसाब से आ जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब आगे क्या है, वर्जन है। तो वर्जन्स में आपको जैसे पता होता है कि जैसे पाइथन 3.7, आई होप सो कि सब पाइथन से फैमिलियर और अपनी ट्रेनिंग भी पाइथन की, तो मैं बेसिकली फोकस पाइथन पे करूंगा। तो जैसे कि आप पाइथन पे देखते हो कि 3.7 वर्जन होता है, 2 पॉइंट वर्जन होते हैं। तो वर्जन क्या होते हैं, एक तरह से कि जब मॉडिफाई होता है तो उसका वर्जन एनहेंस हो जाता है। तो अभी कौन सा वर्जन है अपने पास में, 2:8 और समथिंग। अब रेपोजिटरी एक ह्यूज कंसेप्ट है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि रेपोजिटरी होती क्या है। और उसके बाद में क्या लिख रखा है, साइज लिख रखी है। कि आप कोई भी चीज इंस्टॉल करते हो तो वो कोई ना कोई साइज लेगी, डिस्क के ऊपर या आपकी स्टोरेज के ऊपर कोई ना कोई वो साइज लेगी। तो वो साइज लिख रखी है यहाँ पे कि वो कितनी साइज कवर करेगी। उसके बाद अपन नीचे आते हैं, क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंस्टॉल 4 पैकेजेस। 4 पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं अपन, ये दिख रहा है कि एक तो वो अपना जो इंस्टॉल हो रहा है और बाकी डिपेंडेंसीज हो रही है। उसके नीचे अपन आते हैं तो अपने को टोटल डाउनलोड साइज बता रहा है कि भाई कितनी साइज डाउनलोड करनी है। उसके बाद में इंस्टॉल साइज बता रहा है कि भाई कितनी इंस्टॉल की लगेगा। तो अगर अपन को पूछ रहा है आपको भाई चाहिए कि नहीं चाहिए, एक बार कंफर्मेशन तो ले ले कि भाई हाँ आपको चाहिए, तो उसके लिए अपन को ये चीज चाहिए तो अपन क्या रखेंगे, वाई करेंगे, मतलब यस करेंगे। इसके वाई होते हैं मुझे भी यस चाहिए कमेंट सेक्शन में कि हाँ हमने भी देखा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ गया है, इंस्टॉल्ड हो गया आपका सिस्टम। तो मतलब आप देख रहे हो डेटा कंज्यूम होगा यहाँ। हाँ, तो अगर आप कोई भी चीज डाउनलोड करते हो, अपने अगर आप क्लाउड सर्विसेज पे कर रहे हैं, तो जैसे कि अभी मेरे पास ये चैट पे क्वेश्चन आया है तो मैं उसके लिए ये आंसर दे रहा हूँ कि जैसे कि आप है ना, ये जो आपको डेटा बता रहा है 134 MB या समथिंग जितना भी बताया अभी अपने को ऊपर,
तो डेटा आपके AWS क्लाउड सर्विसेज के थ्रू होता है, अपने सिस्टम से इतना नहीं होता जितना AWS क्लाउड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। तो उसके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि डेटा अपना कंज्यूम होगा, अपना तो जो चैट नेट लग रहा है इंस्टॉल करने में उतना ही लगेगा, बाकी सारा AWS के थ्रू होता है। ओके, तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज, है ना। हाँ, तो जैसे कि अपन देख रहे हैं कि अपना सॉफ्टवेयर क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल हो गया, आपके पास में एरर कुछ भी नहीं है ये, और क्या आ गया, कंप्लीट आ गया। तो मतलब एक तरह से अपन ने अभी क्या सीखा कि कैसे अपन इंस्टॉल करते हैं यम के थ्रू। तो यम के थ्रू अपन ने इंस्टॉल कर दिया, और अपन ने आरपीएम के थ्रू क्योरी प्रोवाइड कर दी कि भाई क्योरी अपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब अपन एक और चीज देखते हैं कि अपने पास में कोई कमांड है, कि अपने पास में कोई कमांड है और मुझे वो नहीं पता कि वो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू आ रही है या वो किस पैकेजेस के थ्रू आ रही है, यू नो मतलब कि अपन को ये नहीं पता कि अपन किस पैकेजेस के थ्रू आ रही है वो सॉफ्टवेयर। तो अपन उसको पता करते कि अपन कैसे पता करते कि भाई वो कमांड किससे आ रही है। तो उससे पहले मैं एक कमांड चला के आपको बताता हूँ, ifconfig, IFCONFIG, प्रेस एंटर। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे सिस्टम पे ifconfig कमांड फाउंड नहीं हो रही है। मोस्टली आपके सिस्टम पे हो सकती है, मे बी पहले से प्री इंस्टॉल्ड हो या आपका जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वैसे इंस्टॉल हो सकती है। बट मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मतलब अगर आपके पास में कोई कमांड नहीं हो तो आप कैसे उसको प्रोवाइड कर सकते हो, कि कैसे आप उसको बता सकते हो कि भाई ये सिस्टम से किससे आ रही है। तो जैसे कि मैंने देखा, मैंने जैसे ही टाइप करा ifconfig, तो अपन देख रहे हैं ifconfig कमांड नॉट फाउंड। तो अपन अब देखेंगे कि ifconfig कमांड आती किससे, यू नो तो उसके लिए अपन लिखेंगे यम स्पेस what provides, वेट मैं बताऊंगा ifconfig किस लिए यूज होता है। what provides स्पेस ifconfig एंड प्रेस एंटर, ifconfig प्रेस एंटर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको ये बता रहा है कि कौन से सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, नेट टूल्स 2.0 समथिंग ऐसे में, रेपोजिटरी कौन सी है और फाइल नेम कौन सा है, ये वाला चीज है। तो अपन को अगर देखना है कि भाई नेट टूल्स नाम का आपके पास में क्या क्या सॉफ्टवेयर आ गया, बट अगर अपने पास में नेट टूल्स है नहीं जिसलिए अपनी ifconfig कमांड नहीं चल रही है, तो अपन पहले क्या करेंगे, नेट टूल्स को इंस्टॉल करेंगे। तो अपन कमांड लिखेंगे यम इंस्टॉल, और अगर चाहे तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करके जो आपको फाइल नेम दे रखा है ना, आप उसके थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं आपको फाइल नेम के थ्रू, क्योंकि अपन ने सॉफ्टवेयर के थ्रू तो अपन ने बता दिया पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं, अब अपन फाइल नेम के थ्रू एक बार करके देखते हैं। तो ये हम इंस्टॉल, और ये अपन फाइल नेम यहाँ पे टाइप करेंगे /user usr /sbin sbin /ifconfig प्रेस एंटर। वापस वही चीज है, वो यस और नो पूछ रहा है आपको, यस। तो जैसे कि आप देख रहे हो आपका इंस्टॉल हो चुका है। और देखो आप एक चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, आपने फाइल से करा इंस्टॉल, बट आपने फाइल से करा फिर भी आपका क्या हो गया, पैकेज इंस्टॉल हो गया नेट टूल्स। ऐसे ही आपको यम व्हाट प्रोवाइड्स कमांड क्या बताती है, एक तो आपको पैकेज का नेम बताती है कि आपके कौन से पैकेज में है। तो आप या तो डायरेक्ट पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो, या वो आपको फाइल नेम बताएगी कि भाई आप इस फाइल में है, इस लोकेशन पे, आप उस लोकेशन पे जाके इंस्टॉल करते हो। मतलब एक तरह से आपको कंप्लीट पाथ दे दिया कि भाई ये कमांड देखो, मेरे को रास्ता बता दिया कि आपको ये कमांड यहाँ पे मिलेगी, आप यहाँ से जाके उस कमांड को ले लो। तो अपन एक बार रन करके देखते हैं if कमांड अपने सिस्टम पे चल रही है या नहीं चल रही है। तो ifconfig ifconfig, तो जैसे ही अपन ने रन करा, तो अपन देख रहे हैं जैसा भी मेरे पास क्वेश्चन आया था किसी का कि ifconfig कमांड यूज किस लिए होती है। तो आप क्या देख रहे हो, ईथो और एलो, ये दो चीजें आ रही है आपके पास में, फिर फ्लैग्स और समथिंग लिखा हुआ है। तो ये आपके क्या बता रहे हैं, नेटवर्क कार्ड बता रहे हैं कि आपके सिस्टम पे कितने नेटवर्क कार्ड है। इसके थ्रू अपन आईपी भी देख सकते हैं। जैसे कि आप एक चीज नोटिस करोगे, सेकंड लाइन में फ्लैग के नीचे आपको आईनेट 1 मिनट में आपका डाउट क्लियर करता हूँ, 172.31.43.164। तो आप देख रहे हो ये आईपी आपके सेम आ रही है, 172.30/31.43.164। मतलब एक तरह से आपकी सिस्टम की आईपी भी बताता है, कि आपको आईपी चाहिए होती है कि भाई मेरा सिस्टम अभी कौन सी आईपी में है या मैं कौन सी चीज में हूँ। तो ये आपको आगे नेट मास्क भी बताता है, ब्रॉडकास्ट, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब एक तरह से आपको ifconfig कमांड से पूरी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अभी जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, डाउट आया था
कि ये फाइल अपन एसबिन में डाउनलोड कर रहे हैं क्या। नहीं, अपन एसबिन में डाउनलोड नहीं कर रहे, वो अपन को पाथ है कि भाई मेरे को यहाँ पे कमांड है। जस्ट लाइक आप एग्जांपल के आप अपने फ्रेंड के घर पे जा रहे हो, तो ऐसा थोड़ी है कि अपन एक रास्ता ही ले सकते हैं, बहुत सारे रास्ते ले सकते हैं ना, कि कोई किधर भी जाना है अपन को। तो बस वो वैसे ही है कि एसबिन अपन को लोकेशन बता दी कि भाई ये लोकेशन है, आप इसके थ्रू भी जा सकते हो और आप पैकेजेस भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो बस अपन ने वो चीज करी है कि अपन ने एक तरह से फाइल से उसको डाउनलोड करा, उस फाइल पे मेरा वो पैकेजेस पड़ा है, मैंने वहां से उसको उठा लिया, बस ऐसे समझिए आप। तो जैसे कि अपन ने देख लिया कि IF कॉन्फ़िग कमांड किस लिए यूज होती है, तो एक बार अपन ब्रीफ में देख लेते हैं कि अभी अपन ने क्या क्या करा है, जिससे कि आप पीछे का भूले नहीं, ऐसा ना हो कि आगे बढ़ते बढ़ते आप पीछे का भूल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा RPM-Q, तो उससे क्या होता है, क्योरी होती है कि आपके पास में वो पैकेजेस इंस्टॉल है या नहीं है। उसके बाद में अपन ने देखा है कि यम के साथ अपन इंस्टॉल करते हैं, या यम इंस्टॉल मतलब अपन यम के थ्रू उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद में अपन ने देखा कि भाई मैं देख सकता हूँ कि भाई उसमें पैकेजेस में डिपेंडेंसीज भी है कि नहीं है, तो डिपेंडेंसीज को अपन ने इंस्टॉल करा है। और अपन देख सकते हैं कि भाई वो कमांड है, तो वो किसके थ्रू आ रही है, कौन उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो वो भी अपन ने देख लिया कि भाई जैसे IF कॉन्फ़िग अपने सिस्टम पे नहीं थी, मे बी आपके सिस्टम पे हो सकती है। IF कॉन्फ़िग कमांड मेरे सिस्टम पे नहीं थी, तो मैंने देख लिया कि भाई कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं उसको IF कॉन्फ़िग कौन प्रोवाइड कर रहा है और कैसे मैं उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है, अब अपन वो डिस्कस करते हैं। आई होप सो, बहुत बार मैंने रेपोजिटरी वर्ड बोला है कि रेपोजिटरी रेपोजिटरी रेपोजिटरी, तो अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं कि रेपोजिटरी होता क्या है। रेपोजिटरी आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तरह से कलेक्शन है, कि आपको पाथ तो देना पड़ेगा ना, कि भाई मेरे को यहाँ से सॉफ्टवेयर लेना है या मेरे को वहां से सॉफ्टवेयर लेना है, तो यू हैव टू क्लियर द पाथ। सिस्टम को नहीं पता होता है कि आपको कहाँ से चीजें लेनी है, आपको उसको बताना पड़ता है। जैसे कि आप विंडोज में भी देखते हो, या विंडोज पे आपने डाउनलोड करा हो कभी या नहीं करा हो, कोई इशू नहीं, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप विंडोज पे डाउनलोड करते हो, तो आपको पाथ तो देना पड़ता है ना। जैसे आप पाइथन डाउनलोड कर रहे हो, तो आप पाइथन की साइट पे जाके डाउनलोड करते हो, python.org, या समथिंग आप कुछ दूसरी साइट से या कुछ दूसरा इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप उसकी साइट पे जाके आप इंस्टॉल करते हो, मतलब आप सिस्टम को बता रहे हो, आप उसको सिस्टम को बता रहे हो कि भाई तू यहाँ से जाके ये सिस्टम ले ले, या यहाँ से जाके आप ये फाइल ले ले। तो बस वैसे ही रेपोजिटरी एक तरह से कलेक्शन होता है बेस यूआरएल्स का और समथिंग। मैं आपको रेपोजिटरी ओपन करके भी बताऊंगा कि रेपोजिटरी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, क्या होती है। तो अभी आप इतना देख लीजिए कि रेपोजिटरी एक तरह से कलेक्शन है आपके बेस यूआरएल्स का, कि आपको कहाँ से डेटा लेना है, क्या करना है, क्या चीज़ करनी है। तो अपन सबसे पहले आप रेपोजिटरी अपन ने स्टार्ट करा, तो अपन एक बार रेपोजिटरी ही देखते हैं। तो उसके लिए अपने पास में कमांड होता है यम स्पेस रेपो लिस्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि रेपो आईडी आ गई है और रेपो नेम आ गया मेरे पास, मतलब एक कितनी रेपो है मेरे पास, 3 रेपो मेरे सिस्टम पे पहले से क्रिएटेड है। तो जब आप AWS अकाउंट यूज कर रहे हो, आप क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो आपको रेपो बनाने की कोई नीड नहीं होती। मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर में आपको रेपो इंस्टॉल होती है, आपके रेपो पहले से प्री क्रिएटेड होती है। बट अगर आपको मैं एक्सटर्नल नॉलेज देता हूँ, थोड़ा सा और ज्यादा नॉलेज देता हूँ, कि जैसे आप वर्चुअलाइजेशन के थ्रू कर रहे हो, आई होप सो, वर्चुअलाइजेशन मतलब एक तरह से आप वर्चुअल सॉफ्टवेयर या वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो उसके अंदर आपको रेपो पहले से प्री क्रिएटेड नहीं मिलती है, आपको प्री क्रिएटेड बनानी पड़ती है। हाँ, वर्चुअल मशीन जैसे ओरेकल वर्चुअल मशीन या VM वर्चुअल मशीन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं वर्चुअल मशीन के लिए, तो आपको उसके ऊपर रेपो लिस्ट बनानी पड़ती है। तो वो चीज़ अलग कंसेप्ट है। अभी अपन AWS पे देख रहे हैं, तो अपन को पहले से ही रेपो बनी हुई आती है। अगर बाई चांस अपने पास में टाइम रहा, तो मैं आपको वर्चुअल मशीन का भी थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने जैसे ही यम रेपो लिस्ट करी, तो मेरे पास क्या आ गई, सारी रेपो आ गई। आई होप सो इधर सबको क्लियर है, कोई सबको हेक्टिक या डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं तो मैं वापस एक बार रिवाइज करूँ। और मैसेजेस चाहिए मुझे, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ प्लीज, चैट कर सकते हो आप साथ में। हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाँ मेरे पास मैसेजेस आ गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो अब अपने पास में क्या आ गया, यम रेपो लिस्ट अपन ने देख ली कि कौन कौन सी रेपोज मेरे सिस्टम पे पहले से क्रिएटेड है। अब मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है कि भाई कितनी साइज है, कितने पैकेजेस इसके अंदर है, कि क्या चीज़ है। तो उसके लिए अपन कमांड लगाते हैं यम yum स्पेस रेपो इन्फो, रेपो इन्फो INFO, प्रेस एंटर।
तो जैसे ही आपने प्रेस एंटर करा तो आपके पास में बहुत सारी डिटेल्स आ चुकी है। तो जैसे कि अपन फर्स्ट वाला देखते हैं, हाँ, जैसे इसमें लिख रखा है रेपो पैकेजेस या रेपो अवेलेबल पैकेजेस। ये आपको दो लाइन दिख रही है, रेपो पैकेजेस और रेपो अवेलेबल पैकेजेस। जैसे 11,714 और अवेलेबल कितने मेरे पास 10,736। तो ये एक तरह से आपको बता रहे हैं कि आपकी जो ये रेपोजिटरी है उसके अंदर इतने सॉफ्टवेयर अवेलेबल है या इतने पैकेजेस आपके पास में अवेलेबल है, और कितने पैकेजेस आपके पास में है उस सॉफ्टवेयर के अंदर या उस रेपोजिटरी के अंदर आपके पास में कितने सॉफ्टवेयर है। तो इससे अपन एक चीज क्लियर होगी कि रेपोजिटरी का कलेक्शन है, उन सबका एक तरह से पाथ है कि जैसे अपन इतने सारे सॉफ्टवेयर और पैकेजेस क्या कर सकते हैं अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अगर सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ या पैकेजेस बोल रहा हूँ, दोनों सेम थिंग है, बट आपको फैमिलियर करने के लिए मैं सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ। बट लिनक्स के अंदर बेसिकली पैकेज ही चलता है, पैकेज ही वर्ड यूज होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो रेपो पैकेजेस 11,714 और रेपो अवेलेबल पैकेजेस कितने 10,736। तो आई होप सो इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे रेपो बेस यूआरएल। तो बेस यूआरएल क्या बता रहा है कि भाई मेरे ये वाली लोकेशन है जहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अपना पैकेजेस या अपना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा हूँ मेरे सिस्टम के अंदर पे। तो बेस यूआरएल मुझे क्या बता रहा है, उस पाथ की लोकेशन बता रहा है। अब एक बार अपन ने ये तो कमांड के थ्रू देखा, अपने सिस्टम पे जब अपन कोई चीज 23G इक्वल्स टू 23 GB, हाँ ये वही है। 23G है, मतलब वो गीगाबाइट्स ही बोल रहा है आपको कि 23 GB ही बता रहा है वो। अगर एम होता तो वो मेगाबाइट्स बताता, यू नो। हाँ, तो ये वही चीज़ है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, यू नो, कि वो बी नहीं दिखाते, वो जी होता है उसमें। बेसिकली कई जगह आपको जीबी भी दिखेगा, तो सिस्टम के डिपेंडेंसीज और सिस्टम के जो कॉन्फ़िगरेशंस होता है उस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या आपको दिया है। तो अपन अगर आप नीचे जाते हैं, अपने ये चीज़ देख लिए। अब आप एक बार एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप कोई भी पैकेजेस डाउनलोड करते हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल बनती है। उस जो भी आप पैकेजेस करते हो उसकी कोई भी उससे रिलेटेड बहुत सारी फाइल्स होती है, बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड होती है, सब थिंग होता है। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो, आपने विंडोज़ में करा होगा या नहीं भी करा हो कोई इशू नहीं है, तो आप विंडोज़ में देखते हो तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो एक उसका अलग से फोल्डर बन जाता है और उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है जो अपन ने डाउनलोड नहीं करी। अपन ने तो सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, बट उसकी बहुत सारी फाइल्स बनती है ना जो उसको सपोर्ट करती है। तो ऐसा ही होता है कि अपने इसमें जो भी अपन सर्विसेज या मोस्ट ऑफ सर्विसेज जो यूज करते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बनती है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी होती है, उसका कंसेप्ट अपन बाद में देखेंगे क्या होता है। अभी अपन देखते हैं कि रेपो लिस्ट की एक बार अपन देखते हैं कि अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं या कहाँ पे ये फाइल एग्जिस्ट करती है, वो बात मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मैंने इनको पाथ चेंज करना है तो मैंने आपको क्या पाथ बताया, उसके लिए क्या कमांड बताई थी, cd। तो अपन लिखेंगे, टाइप करेंगे cd स्पेस स्लैश etc स्लैश yum.repos.d। हाँ, प्रेस एंटर। अब ये अपन क्या आ गया है, अपन उस पाथ पे आ गए, yum.repos.d वाले पाथ पे आ गए। अब अपन लिस्ट ls जो मैंने कल आपको बताई थी, लिस्ट डायरेक्टरी और फाइल्स, तो अपन वो कमांड करके देखेंगे कि भाई कौन कौन सी फाइल मेरे पास इधर अवेलेबल है। तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास 3 फाइल अवेलेबल है और यही अपन को ऊपर भी आई थी। अगर आप ऊपर जाके देखते तो आपको रेपो लिस्ट जब अपन ने करा था आपको यही तीनों फाइल ऊपर भी दिखी थी। हाँ, तो मैं जैसे ही ऊपर जाता हूँ जहाँ मैंने रेपो लिस्ट करी थी, या मैं आपको यहाँ पे ही करके बता देता हूँ, कोई ना, वापस एक बार कमांड में रन करता हूँ, यम रेपो लिस्ट, प्रेस एंटर। तो आप देख रहे हो कि आपके पास में यही फाइल्स यहाँ पे आ रही है। 3 अपने पास में आईडी है और ये नेम है, बस खत्म। तो अब अगर अपन देखते हैं कि अपने पास में रेपो फाइल में कौन सी है, तो अपन इस फाइल को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कैट कमांड बताया था। तो अपन करेंगे कैट स्पेस रेडिट -rhy.repo। ये अपनी रेपोजिटरी क्रिएटेड है, प्रेस एंटर। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये पास में आपकी पूरी रेपोजिटरी फाइल ओपन हो चुकी है। इसमें बता रहा है कि आपका कौन सा नेम है, आपकी कहाँ से लेना है, जीपी चेक और समथिंग, बहुत ज़्यादा डिटेल्स बता रहा है। तो इसको मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ आपको। रेपोजिटरी क्या होता है, कलेक्शंस होता है कि मेरे को कहाँ से सॉफ्टवेयर लेना है या मेरे को कहाँ से पैकेजेस लेना है। तो उसके लिए मुझे चीज़ें डालनी भी तो पड़ेगी ना, बेस यूआरएल अपन को बताना तो पड़ेगा सिस्टम को कि बेस यूआरएल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, डॉट रेपो एक्सटेंशन से एक फाइल बनाते हैं जिसके अंदर अपन डालते हैं कि भाई मेरे को इस सॉफ्टवेयर से या मेरे को इस जगह से मेरे को क्या लेना है, वो चीज़ लेनी है।
तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है, जैसे अपन ने लिंक दे रखा है, देखो मिरर लिस्ट करके अपन ने लिंक दे रखा है कि भाई ये वाली जगह है, आपको क्या करना है, यहाँ से मेरे को सॉफ्टवेयर उठाना है। ये इनेबल जीरो, ये अलग अलग सिक्योरिटी के हिसाब से सर्विसेज होती है कि आपको जीपी चेक, एक जैसे कि एनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, अपन इसके अंदर नहीं जाएंगे ज़्यादा। तो जीपी चेक और समथिंग आपसे सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है कि अगर आप वो चीज़ डाउनलोड कर रहे हो उससे, तो वो जो भी आपका प्लेटफॉर्म है या आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो जिस भी वेबसाइट से या समथिंग, तो वो सिक्योर है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो बाकी है वो उससे सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो अभी अपन इसमें नहीं जाएंगे। आई होप सो रेपोजिटरी क्लियर होगी और उसकी फाइल भी क्लियर होगी क्या है क्या नहीं है। तो कैन आई गेट दी कमेंट और चैट? एक बार मुझे बता दीजिए रेपो और ये क्लियर है कि नहीं है आपको। ओके, आई गेट दी रिप्लाईज। तो अपन ने क्या क्या सीख लिया, इंस्टॉल करना सीख लिया, क्योरी करना सीख लिया, और कौन सा प्रोवाइड कर रहा है वो चीज अपन ने सीख ली। अब अपन सीखते हैं कि अगर मैंने जो चीज इंस्टॉल करी है उसको मेरे को रिमूव करना है, तो मैं उसको रिमूव कैसे करूंगा। जैसे मैंने इंस्टॉल विम, विम एक बार अपन वापस चेक कर लेते हैं अपन ने इंस्टॉल करा या नहीं करा। तो उसके लिए अपन वापस कमांड लगाएंगे RIM RPM स्पेस -i। सॉरी, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, -i नहीं यूज होगा, -q यूज होगा। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको कितना आप इंटरेक्टिव हो, आपको क्या लग रहा है, कि इसलिए मैंने ये लिखा कि आप कितने इंटरेक्टिव हो। जैसे मेरे पास रिप्लाई आ गया कि -i नहीं सर, -q होगा। तो अपन ने क्या लिखा, RPM-q स्पेस और अपना जो पैकेज का नेम है विम, -q फिर स्पेस विम, प्रेस एंटर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने विम को इंस्टॉल नहीं करा, और वही अपन ने विम इंस्टॉल नहीं करा था, अपन ने ifconfig कमांड इंस्टॉल करी थी। तो अपन सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं उसको। तो इंस्टॉल करने के लिए कमांड भी आप सबको पता है क्या होगी, यम इंस्टॉल और विम। क्या आ रहा है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड लास्ट मैसेजेस। अब एक बार अपन देखते हैं कि विम मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल कैसे आ रहा है। तो एक बार अपन इसको चेक करते हैं कि एरर का क्या लेना देना है। तो अपन सबसे पहले टाइप करते हैं विम, एंटर। तो अपन देख रहे हैं कि विम मेरे पास पहले ही इंस्टॉल है। अब आपको बताऊं मैं वो एरर क्यों आ रही थी, क्योंकि अपन कौन से लोकेशन पे अभी, इसको अपन सेव कर लेते हैं .wq से, अपन को इसकी नीडेड है नहीं, अपना को हो गया, तो इसको मैं अपन हटा देते हैं जैसे कल मैंने बताया था। हाइपन ES की और कॉलन WQ या Q से एग्जिट। तो जैसे कि अपन देख रहे हैं अभी अपन कौन सी लोकेशन पे, yum.repos.d पे। अपन को एक बार बाहर जाना है, बाहर जाके अपन देखते हैं कि भाई विम मेरे पास इंस्टॉल है या नहीं है। क्योंकि अपन विंडोज में क्या होता है, जैसे आप सी के अंदर है, तो सी के अंदर अगर आप है तो आप डी की फाइल थोड़ी से चेक कर पाते हो, या आप डी की सिस्टम थोड़ी चेक कर पाते हो कि डी में क्या क्या है। अगर आप सी पे है तो आप सी की फाइल ही चेक कर पाओगे ना। इसलिए ही मैंने कल अगर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया था तो उसमें स्पेसिफिक लिखा था कि पाथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एब्सोल्यूट पाथ और समथिंग पाथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपन क्या करते हैं, अपन वापस अपने पाथ पे जाते हैं जो अपना बेस पाथ है समथिंग उस पर। उसके लिए अपने पास में कमांड क्या होती है, ओनली CD। तो अपन सिर्फ CD टाइप करेंगे, प्रेस एंटर। तो जैसे ही अपन देख रहे हैं CD टाइप करते ही मैं पूरा जो मेरा बेस है ना, जो मतलब मैं जिस लोकेशन से मैंने स्टार्ट करा था समथिंग, जो बेस लोकेशन होती है अपन उस लोकेशन पे आ जाते हैं CD करने में। तो CD के भी बहुत बहुत टाइप होते हैं। जैसे कि आप CD करके डायरेक्टरी का नेम दे रहे हो, तो आप क्या होगे, उस डायरेक्टरी पे चले जाओगे जो मैंने कल आपको प्रैक्टिकल करके बताया। अगर आप CD डबल डॉट कर रहे हो, CD स्पेस डबल डॉट, तो आप क्या करोगे, जो उसकी पेरेंट डायरेक्टरी है आप उस डायरेक्टरी में आ जाओगे। और अगर आप सिंपल सीडी करते हो, तो आप सीडी करते ही आपका क्या होगा, आप बेस डायरेक्टरी में आ जाओगे। तो क्लियर, अभी अपन बेस डायरेक्टरी में आ गए, अपने पास में विम इंस्टॉल है, क्लियर। अब अपन इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो अपन रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने के लिए अपन ने ifconfig कमांड रन करके भी देखी थी, तो अपन ifconfig कमांड को ही रिमूव करके देखते हैं। तो उसके लिए अपने पास में कमांड होती है यम स्पेस रिमूव स्पेस, और अपना पैकेज नेम क्या था, ifconfig। तो अपने पास में कमांड थी, तो ifconfig अपन टाइप नहीं करेंगे, अपने पास में ifconfig तो क्या थी, कमांड थी। अपना उसका पैकेजेस क्या है, क्योंकि अपन को रिमूव क्या करना होता है, पैकेज रिमूव करना होता है। तो अपना पैकेज क्या था, नेट
हाइफन टूल्स, अगर आपने देखा हो तो उसमें आया था नेट हाइफन टूल्स TLLS, और जब अपन प्रेस करेंगे एंटर तो ये वापस पूछ रहा है आपको कि रिमूव करना है या नहीं करना है, तो अपन यस देंगे और ये रिमूव हो चुका है। अगर आप एक बार वापस IF कॉन्फिग कमांड टाइप करके देखते हो तो आप देखो चल रही है या नहीं चल रही है, IF CONFIG, तो आप देख रहे हो कि कोई फाइल और डायरेक्टरी नहीं है। इसका मतलब अभी अपन ने रिमूव करना भी सीख लिया है कि आप कैसे रिमूव करते हैं। आई होप सो रिमूव करना बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आप सबको आ गया होगा कैसे रिमूव करते हैं। हाँ, मेरे को मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो बहुत इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है आज का। आई होप सो आप लोग एंजॉय कर रहे हो इसको। तो जैसे आपने देखा कि IF कॉन्फिग कमांड मेरे में मैंने रिमूव कर दिए, तो आई होप सो अब मेरे को वापस इंस्टॉलेशन, रिमूव, क्योरी, व्हाट प्रोवाइड्स, ये सारी मेरे को वापस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको फिर भी कोई एरर आती है तो हम आपके लिए 24/7 मतलब 24 आवर्स आपके लिए फ्री है। तो आप कभी भी हमको मैसेज करो, हम आपको रिप्लाई देंगे हाथों हाथ। अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है, तो आप एक बार मेरे को चैट बॉक्स पे बता दीजिए, तो मैं उसको वापस क्लियर अप कर देता हूँ आपके लिए। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगर एक तरह से अपना देखा जाए तो अपन ने पैकेज मैनेजमेंट का बेसिक कंसेप्ट ले लिया है। आई डोंट से कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और होती है कि अगर अपन को RPM के थ्रू इंस्टॉल करना है, या मेरे को RPM के थ्रू कोई कमांड इरेज करनी है, या मेरे को कोई RPM के थ्रू करना है। अभी अपन ने सब किसके थ्रू करा है, यम के थ्रू करा है। बट अगर मेरे को RPM के थ्रू करना है तो मैं उसको कैसे करूँगा, तो वो चीज़ मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि आप एक बार RPM का देख के आओ कि RPM और यम में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है। वो मैं आपको कल जरूर बताऊंगा कि RPM से अपन इंस्टॉल करते तो क्या अपने पास में दिक्कत आती है और अपन यम क्यों यूज़ करते हैं। बट मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप एक बार देख के आए उसको, नहीं तो कल मैं आपको परफेक्ट बताऊंगा कि RPM से डाउनलोड करते तो अपने पास में क्या क्या एरर आती है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर। अपन ने, आई थिंक सो सबको याद है, कल अपन ने फाइल और डायरेक्टरी मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ा था। याद है कि नहीं याद है कि भूल गए सब? फाइल और डायरेक्टरी मैनेजमेंट याद है? तो अपन ने फाइल और डायरेक्टरी मैनेजमेंट में अपन ने क्या पढ़ा था कि अपन को उसको रिमूव कैसे करना है, या अपन को उसको कैसे क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं। बट अपन ने कॉपी करना नहीं सीखा था, उसको कॉपी करना नहीं सीखा था कि अपन एक पाथ से दूसरे पाथ पे कॉपी कैसे करते हैं। तो उसके लिए अपन सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो फाइल क्रिएट करेंगे अपन कैट कमांड के थ्रू। तो मैं कमांड लिख रहा हूँ, कैट स्पेस ग्रेटर देन का साइन स्पेस, और आप जैसे नाम दे दीजिए कुछ भी, A.txt या कुछ भी नाम दे दीजिए A.txt। प्रेस एंटर। अब आपको ये क्या कर रहा है, ये मांग रहा है कि आप कंटेंट दो इसको, तो आपको देना पड़ेगा। तो अपन देंगे इसको कंटेंट। तो अपन लिख रहे हैं हाय हेलो SNT क्लब समथिंग, जो भी आपको कंटेंट लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। और एग्जिट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, प्रेस कंट्रोल डी से आप क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो आपको एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसको समझोगे कि मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, कि आपने कोई चीज़ इंस्टॉल करी या मैं कोई चीज़ करी, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको क्यों कर रहा हूँ। तो वो चीज़ सीखोगे जब ही आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज आएगा कि हाँ ऐसा क्यों होता है, और आप बैकग्राउंड को इजीली समझ पाएंगे। तो मैंने क्या करा, प्रेस करा है मैंने कंट्रोल डी। तो मैंने कंट्रोल डी क्यों प्रेस करा, देखिए अगर आपने लिखा कैट ग्रेटर देन साइन A.txt, फिर वो आपसे क्या मांग रहा है, कंटेंट मांग रहा है। कंटेंट मांग रहा है यानी एक तरह से उसने फाइल क्रिएट करी। अब मुझे फाइल को एंड करना है तो मेरे को एंड ऑफ फाइल तो देना पड़ेगा ना। तो कंट्रोल डी क्या होता है, एंड ऑफ फाइल को डिनोट करता है कि कंट्रोल डी करते ही अपने क्या होगा, एंड ऑफ फाइल, अपनी फाइल का एंड हो चुका है। तो आप वापस किस पे आ सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ सकते हो। आई होप सो कंट्रोल डी आपको समझ में आ गया कि आप कैसे करते हो, कंट्रोल डी क्यों करते हैं। आ गया। हाँ, जैसे कि मेरे पास आया है एक क्वेरी आई थी कि सर अगर अपन यही कमांड अपन वापस रन करते हैं तो मेरा ओल्ड कंटेंट मेरे को वापस नहीं दिखता। तो इसके पीछे बहुत, एक तरह से बताऊं मैं आपको, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। और उसके लिए हमने एक पूरा दिन डेडिकेट करा है। कि जो ये ग्रेटर देन का साइन है, ये जो लेस देन का साइन है, वो क्या डिनोट करते हैं। तो वो मैं आपको एक बार ब्रीफ दे देता हूँ इसके अंदर, जो आप मेरे साथ में वो कर सके कि हाँ क्या होता है। तो जैसे कि ग्रेटर देन का साइन होता है, तो ये टॉपिक किससे रिलेटेड होता है, इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। अब व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेना चाहता क्योंकि कंफ्यूजन होगा। इसका मैंने पूरा एक डे रख रखा है, बट मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन क्या होता है कि भाई मैंने किसी से इनपुट लिया, तो मेरे को उसको कहाँ रीडायरेक्ट करना है, मेरे को उसको किस जगह भेजना है।
या मैंने आउटपुट लिया किसी से, किसी को फाइल को ओपन करा, वहां से मैंने आउटपुट लिया, तो मेरे को उसको कहाँ भेजना है। तो ये जो ऑपरेटर होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन साइन, वो इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन वाला दिन आएगा अपना, तो मैं जब आपको परफेक्टली एक्सप्लेन करूंगा। बट मैं इस क्वेरी को जरूर सॉल्व करूंगा, आपका जो क्वेरी है। तो उसके लिए अपन वापस एक बार कमांड लिखते हैं। आपको पहले वाला कमांड याद है कि अपन ने पहले फाइल में क्या लिखा था, कंटेंट याद है? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपन उस फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो अपन ओपन करेंगे कैट स्पेस ए डॉट टी एक्स टी से अपनी फाइल है, तो अपन ए डॉट टी एक्स टी करेंगे, ए डॉट टी एक्स टी डॉट एंटर। तो जैसे आप देख रहे हैं आपके पास में कंटेंट क्या, हाई हेलो एसएनटी क्लब। अब इसके बाद में अपन वापस पहले वाली कमांड चलाएगी, कैट ग्रेटर देन साइन ए डॉट टी एक्स टी, ग्रेटर देन साइन स्पेस ए डॉट टी एक्स टी, प्रेस एंटर। अब इसमें अपन कुछ दूसरा डेटा लिखते हैं, जैसे लिखते हैं बूट कैम्प, एंटर। अपन ला लेंगे इंटरेक्टिव सेशन, आज बहुत इंटरेक्टिव है तो अपन इंटरेक्टिव भी लिखेंगे इधर। और अपन कंट्रोल डी करके एग्जिट कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं अपन इस फाइल से। अब अपन एक बार वापस कंटेंट देखते हैं अपना, तो अपना कंटेंट क्या आ रहा है, कैट स्पेस ए डॉट टी एक्स टी, एंटर। तो देख रहे हैं कि आपके जो प्रीवियस कंटेंट था, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाई हेलो एसएनटी क्लब, और अब क्या आ गया, बूट कैंप और इंटरेक्टिव। तो ये चीज आपने देखा कि हाँ प्रीवियस डेटा ओवर रिटर्न हो चुका है। तो ये टॉपिक मैं आपको इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन वाले दिन लेके जरूर बताऊंगा कि इसको आप कैसे रिजॉल्व करते हो और ये चीज क्यों है, क्योंकि उस दिन इंटरेस्टिंग होगा। अगर मैं आज बताऊंगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और डाइवर्ट हो जाओगे। तो आई होप सो, अगर प्रॉब्लम नहीं है मैं इसको उस दिन ले लेता हूँ। तो मेरे को मैसेज चाहिए इंटरेक्टिव प्लीज। तो अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं उस दिन ले लेता हूँ तो ओके देन। तो अभी अपन अपने कंटेंट पे, या अपने जो भी आज को मेरे को डिलीवर करना है, मैं उस पर आता हूँ। आई होप सो, टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है बट अपन उसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। हाँ, तो जैसे कि आपने देखा अपन क्या कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे। तो अपन ने कॉपी नहीं करा था अभी तक, अपन ने सिर्फ फाइल क्रिएट करी है। तो अपन ने फाइल क्रिएट कर दी कैट ए डॉट टी एक्स टी। तो अपन देख लेते हैं अपनी फाइल एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो उसके लिए अपन ने कमांड क्या बताई थी, एल एस एंटर। तो आप देख रहे हो ए डॉट टी एक्स टी मेरे पास फाइल आ चुकी है। अब ए डॉट टी एक्स टी फाइल आ गई, अब मेरे को इसको कॉपी करना है बी डॉट टी एक्स टी में। तो उसके लिए मैं कमांड, और मेरे को इसी पाथ पे करना है, मैं आपको वापस जोर दे के बोल रहा हूँ, मेरे को इसी पाथ पे करना है, मैं दूसरे पाथ पे नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे को सिर्फ इसी पाथ पे करना है, तो मेरे को सिर्फ फाइल नेम देने की जरूरत है, पाथ देने की कोई नीड नहीं है। तो मैं कमांड लिखूंगा सीपी इसको कॉपी स्पेस जो मेरी सोर्स फाइल है। तो मेरी सोर्स फाइल क्या है, ए डॉट टी एक्स टी। तो मैं लिखूंगा ए डॉट टी एक्स टी स्पेस बी डॉट टी एक्स टी, प्रेस एंटर। तो जैसे ही अब अपन ls कमांड करके देखते हैं कि पहले तो मेरी बी डॉट टी एक्स टी, जैसे आप पहले देख रहे हो, तो पहले आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सिर्फ 3 फाइल एग्जिस्ट कर रही है। तो अपन ls करके देखते हैं कि बी डॉट टी एक्स टी मेरी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए अपन कमांड करेंगे ls। तो जैसे ही अपन ने ls करा, तो मेरे पास फाइल क्रिएट हो चुकी है बी डॉट टी एक्स टी। तो अपना नेक्स्ट टास्क क्या होना चाहिए कि भाई फाइल में कंटेंट कॉपी हुआ या नहीं हुआ। मैं आपको एक एक चीज करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि जैसे कोई क्या, हाँ ठीक है मेरे को सिर्फ कमांड बता दी, या क्योंकि कमांड आपको नेट पे सब अवेलेबल हो जाएगी, उसके लिए आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करने की कोई नीड नहीं होती। बट जब आप सीखोगे उसमें और क्या क्या एरर आ सकती है, इसलिए आपके सामने एरर आती है, तो मैं आपको हाथ हाथ रिजॉल्व करके बता दूँ कि क्या एरर आ रही है, क्यों आ रही है। तो आई होप सो कि आपको ये मेथड अच्छा लगा है, तो हम इसको ही ट्राई करें सिर्फ ओनली कमांड बताने से। मैसेज मैसेज मेरे को बार बार बोलना ना पड़े, मैं अगर आपसे कोई चीज पूछ रहा हूँ तो मेरे को आपका रेस्पॉन्स चाहिए। हाँ, तो जैसे रेस्पॉन्स आ रहे हैं, यस यस आ रहे हैं। तो जैसे अपन ने देखा कि बी डॉट टी एक्स टी अपने पास में फाइल आ चुकी है। तो अब अपन इसमें देखते हैं कि अपने पास में कंटेंट, इसमें वही कंटेंट कॉपी हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि कॉपी का मेन एम तो यही होता है कि आप उसको कॉपी करो। हाँ, तो अपन लेंगे अब उसके बाद में कैट करके अपन कंटेंट देखेंगे बी डॉट टी एक्स टी का। तो कैट स्पेस बी डॉट टी एक्स टी, प्रेस एंटर। तो आप देख रहे हो कि जो आपका ए में था कंटेंट, वही आपके किस में आ गया, कंटेंट बी में कंटेंट आ गया है। तो मतलब एक तरह से आपकी कॉपी हो चुकी है फाइल को। अब अपन क्या सीखेंगे, सेकंड टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, अपन क्या सीखेंगे, अब मूव करना सीखेंगे। मतलब
एक फाइल को मेरे को दूसरी फाइल पे क्या करना है, मूव करना है, मूव। तो मैं मूव करना सीखता हूँ, तो मूव के लिए कमांड मेरे पास क्या होती है, mv। तो मैंने टाइप करा mv स्पेस, अब b.txt का कंटेंट मैं मूव करता हूँ, तो b.txt स्पेस c.txt। सी देख रहे हो आप, अपने पास में फाइल क्रिएटेड नहीं है, अपन ने सिर्फ a.txt फाइल क्रिएट करी है और b.txt फाइल कर दी है। बट अपन मूव से क्या कर रहे हैं, b.txt को फाइल किस में कन्वर्ट करें, c.txt में। जैसे ही अपन ने एंटर करा, अब अपन क्या करेंगे, ls। तो जैसे ही आप ls करते हो तो आप देखते हो b.txt की जगह मेरे पास क्या आ गई है, c.txt आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कंटेंट था b.txt में वो कहाँ मूव हो गया है, c.txt में मूव हो चुका है। तो अपन एक बार कंटेंट देखते हैं कि c.txt में वही कंटेंट है या नहीं है। तो उसके लिए अपन कमांड लिखेंगे cat स्पेस c.txt, प्रेस एंटर। सो लेट्स हियर द मैजिक, कि जो आपका b.txt में था वही सारा कंटेंट किसमें आ चुका है, आपका c.txt में। तो अपन ने क्या करा है, मूव कर दी है फाइल, b.txt को किसमें मूव कर दी है, c.txt में मूव कर दी है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि आपको सिर्फ उसी लोकेशन पे आप कर रहे हो, तो आपको सिर्फ फाइल नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हाँ, अब ये मेरे पास एक आया है रेस्पॉन्स के b.txt डिलीट हो चुकी है क्या। यू नो मूव का मतलब क्या होता है, अगर आप जैसे विंडोज में करते हो, विंडोज में अगर आप कोई फाइल को कट करते हो और दूसरी जगह पेस्ट करते हो, यू नो तो क्या होता है कि मतलब वो उधर से फाइल हट चुकी है और वो फाइल किधर आ चुकी है, इस लोकेशन पे आ गई है। तो मूव कमांड भी यही काम कर रहा है कि b.txt जो मेरी फाइल थी वहां से b.txt हट गई है और मैंने c.txt, अब c.txt और आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं और जो भी b.txt का मेरा कंटेंट है वो सब मैंने कहा कॉपी करा दिया c.txt में। आप ऐसे समझ लीजिए और b.txt वहां से हट गई है, उसकी देख लिया, मूव करना देख लिया, कॉपी करना देख लिया। बट इसके अंदर अपने क्या चीज है कि वो मेरा उसी लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, अगर मैं कोई दूसरी लोकेशन पे हो और मेरे को दूसरी लोकेशन पे कॉपी करना है, जो मैं रोज बोल रहा हूँ पाथ पाथ पाथ, तो एक बार अपन पाथ के थ्रू भी करके देखते हैं कि वो चीज पॉसिबल हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो उसके लिए अपन एक बार पहले, सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाते, इसी फोल्डर के अंदर एक और डायरेक्टरी बनाते हैं, इसी डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी की कमांड क्या होती है, mkdir। तो अपन डायरेक्टरी बनाएंगे mkdir। What happened, my network issue, 1 minute please, let me check। ओके, रिजॉल्व हो चुका है नेटवर्क इशू, 1 मिनट। आई होप सो नेटवर्क इशू आ रहा है, 2 मिनट देखने दीजिए ना। हम्म, तो जैसे कि अपन ने क्या लिखा, mkdir। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसके अंदर डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। तो डायरेक्टरी अपन ले लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, टेस्ट अपन कर रहे हैं तो टेस्ट ले लेते हैं। तो test mkdir स्पेस test। आई होप सो मेरी नेटवर्क आज पता नहीं दिक्कत कर रहा है। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो मैं ये टॉपिक कल ले लूँ एक तरह से। बहुत दिक्कत आ रही है तो आप इजीली गेट नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी अपना टाइम आज हो चुका है। तो मैं कोई ना, ये टॉपिक कल अपन स्टार्ट करेंगे, तो कल अपन इसी टॉपिक को समझते हुए स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप सो मेरे को यहाँ पे कंक्लूड कर देना चाहिए और अपन ये टॉपिक अपन कल ले लेते हैं। तो आज अपन ने क्या सीखा है, आज अपन ने आरपीएम सीखा है, यम सीखा है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। और मैंने आज आपको क्या वर्क दिया है कि आपको आरपीएम और यम के अंदर डिफरेंस पता करके आना है कि आरपीएम के थ्रू आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और उसके अंदर आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और क्या क्या दिक्कत आती है आरपीएम के थ्रू अपन इंस्टॉल करते हैं। तो वो भी चीज़ मैं आपको एक बार कल बताऊंगा। और कल का अपना मेन टॉपिक क्या रहेगा, परमिशन मोड। एक बार आप हिस्ट्री देख लीजिए, जो जो चीज़ें अपन ने करी है
तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो आज के सेशन में, अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी हो, मेरे समझाने का वे अच्छा ना लगा हो, तो आप प्लीज़ चैट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव। और कल प्लीज़ 11 o'clock आ जाना, तो अपन सेशन जल्दी स्टार्ट करके टाइम पूरा कंज्यूम कर सके। ओके, थैंक यू।